अभी आज की क्लास कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो आज अपन टॉपिक चालू करने वाले फ्रिक्शन। सो दिस इज पेज नंबर 1 और अपना आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। नया टॉपिक है सर? उसी में है, लेकिन फ्रिक्शन को अपन अलग से पढ़ते हैं। और फ्रिक्शन मैंने बताया तो था, अपन जितने फोर्सेस पढ़ रहे फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे ना अपन ने, है ना। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है ना, टेंजेंशियल टू द कांटेक्ट सरफेस। तो फ्रिक्शन का जो बेसिक आइडिया है वो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, अब उसका डिटेल डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो नाउ दिस इज फर्स्ट हियर काइनेटिक और स्लाइडिंग friction, kinetic or sliding friction, and it is denoted by F of K, kinetic और sliding friction। तो तुम्हें ध्यान होगा जब हमने फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने इनके बारे में डिस्कशन किया था। बेसिक फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और ये जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, तब ये फोर्स अराइज होता है। तो काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, it arises when two rough surface in contact, two rough surface in contact and are in relative motion, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। एंड दिस फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। ये फोर्स ना मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। दिस फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये फोर्स कब डिसअपियर हो जाएगा, खत्म कब होगा ये फोर्स? ये फोर्स खत्म कब हो जाएगा? नॉर्मल जब जीरो सरफेस रहेगा। स्मूथ है, अगर सरफेस स्मूथ है तो ये फोर्स डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस फोर्स disappear if surface is smooth or contact is broken. Surface is smooth or contact is broken। अगर कांटेक्ट टूट गया, ठीक है, या फिर सरफेस स्मूथ है, तो ये फोर्स आपको नहीं लिखना, फिर ये अराइज नहीं होगा या लगेगा नहीं। अभी देखो, मान लो यहां पर मैंने ये सिचुएशन लिया, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, और यहाँ पे मैंने एक ये बॉक्स लिया, ठीक है। एंड नाउ दिस बॉक्स इज मूविंग या स्लाइडिंग। ये जैसे ये बॉक्स है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट सरफेस आ रही है, ये एक सरफेस है कांटेक्ट सरफेस S1 और ये एक कांटेक्ट सरफेस है S2, हाँ या ना। जो नीचे वाली कांटेक्ट सरफेस है, इट मे बी ग्राउंड और कोई और सरफेस हो सकती है, बट यहाँ पर ये दो कांटेक्ट सरफेस आ रही हैं और ये दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। सो surface S1 and S2 are in relative motion। ये दोनों सरफेस रिलेटिव मोशन पे हैं। और किस तरह से रिलेटिव मोशन पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये जो सरफेस है ये रफ है रिलेटिव मोशन पे। ये जो S1 सरफेस है यहाँ पर की, ये S1 सरफेस आगे की तरफ जा रही है इसके रिस्पेक्ट में, S2 के रिस्पेक्ट में। सो S1 is moving
S1 is moving forward with respect to S2. S2 के रिस्पेक्ट में ये आगे की तरफ जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और S1 के रिस्पेक्ट में S2 कैसे जा रही है? S1 के रिस्पेक्ट में S2 पीछे। हाँ पीछे रिस्पेक्ट में, समझ गए? जैसे आप बस में बैठते हो ना, तो जब आप सड़क को देखते हो तो ऐसा लगता है सड़क पीछे कैसे जा रही है, पर सड़क पीछे जाती है क्या? तो वो रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा होता है। बात समझ गए? तो एक दूसरे के, अरे भाई समझ गए? ऑब्जर्वर कहाँ? अगर हम ग्राउंड पे खड़े, हाँ तो अगर हम यहाँ पे खड़े, ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे तो ये आगे जाते हुए दिखेगा, लेकिन हम इसके अंदर एम्बेडेड हो गए, हमारी आंखों को कुछ वायर आयर लगा के यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर देख रहे हैं तो हमको लगेगा ये सरफेस तो पीछे जा रहा है ना? या इसके रिस्पेक्ट में, तो हम उतना इमेजिन नहीं कर रहे, हम इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये जो सरफेस है ये पीछे आ रही है। तो S2 is moving backward with respect to S1. तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रही है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रही है। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर देखो, दो कांटेक्ट फोर्स है, इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या ऐसा बोलोगे कि S1 इज स्लाइडिंग ओवर S2, S1 S2 के ऊपर स्लाइड हो रही है ना, और S2 S1 के ऊपर स्लाइड हो रही है, तो दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है ना यहाँ पे। सो दिस इज ये फ्रिक्शन आ गया यहाँ पे, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन S1 बाय S2। S1 पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, किसके कारण? S2 के कारण। इसी के इक्वल अमाउंट का यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, किस पे? S2 पे। किसके कारण आया? S1 के कारण। देखो ये जो S2 सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रही है, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन सामने लगेगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो है बॉक्स या S1 सरफेस ये आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो ध्यान रखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो फोर्स है ये अपोज करता है किसका? रिलेटिव मोशन का। मोशन का अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन और रिलेटिव मोशन में फर्क होता है, ध्यान रखना। हाँ मोशन और रिलेटिव मोशन में फर्क होता है, एक ही बात नहीं है। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन किधर लग रहा है बेटा? पीछे की तरफ। और ये वाली सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सामने की तरफ लग रहा है। अब दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट पे हैं, तो यहाँ पर एक और फोर्स आएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1/2। 1 मतलब ये कांटेक्ट सरफेस, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा एज NS2/S1। तो या फिर आप सीधे सीधे लिख दो ऑन 2/1। समझ गए या नहीं? हेलो? नहीं सर, नहीं समझा? अरे नॉर्मल रिएक्शन समझा या नहीं? कुछ भी डायग्राम नहीं समझा। ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये ऊपर की तरफ लग रहा है ना नॉर्मल। भाई दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों सरफेस अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हेलो? अरे ये नॉर्मल आएगा ना ऊपर की तरफ बॉक्स पे, नॉर्मल ऑन 1/2, और ये नॉर्मल आ गया किस पे? देख ये नॉर्मल हो गया किस पे? नॉर्मल ऑन 2/1, और ये नॉर्मल हो गया 1 पे 2 के कारण। अभी समझ गया बेटा? हेलो? हेलो? 2 और 1 के आगे मूव हो रहा है तो फिर सरफेस को तो पीछे मूव होना चाहिए ना, सरफेस आगे क्यों मूव हो रहा है? कौन सा वाला? समझा नहीं। सर S2। ये S2 सरफेस, ये जो S2 सरफेस है ना, इसके रिस्पेक्ट में कैसे जा रही है? S2 सरफेस पीछे जा रही है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सामने। और S1 जो सरफेस है S2 के रिस्पेक्ट में किधर जा रही है? सामने जा रही है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। अभी समझ गया? थैंक यू। अभी समझा कि नहीं? हेलो? समझा या नहीं बेटा? यस समझ।
और ये नॉर्मल समझ गए, N12 क्या है, कौन सा फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये तो दिस इज नॉर्मल ना, नॉर्मल रिएक्शन है ना ये, तो जितना ये है उतना ये है। अच्छा इनकी वैल्यू देखो, जितना ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रहेगी उतनी ये रहेगी, जितना ये वाला फ्रिक्शन फोर्स रहेगा उतना ही ये रहेगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर आप इसको एक्शन बोलते हो तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन। समझ गए? हेलो, समझ गए? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का डन सर। ओके, ये इतना समझ गए या डाउट है कुछ? सर रुको सर, स्क्रीनशॉट ले मुझे। क्या लो, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। ओके, सर थोड़ा थोड़ा समझा। हाँ अभी रुक जा, थोड़ा थोड़ा समझा मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेट, कंसेप्ट माइंड में गया, थोड़ा थोड़ा नहीं गया। हाँ ठीक है ना, अभी जाएगा ना, अभी पूरे ही जाएगा। देख अभी दोबारा बना रहा हूँ मैं डायग्राम, पेज नंबर 2, यहाँ डायग्राम थोड़े छोटे हो गए थे, स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी हो गई थी, सो दिस इज पेज नंबर 2। अभी देखो, हाँ ये सरफेस है S1, आप हॉरिजॉन्टल ले लो, और ये सरफेस हो गई इसकी S2, ये आपने ले लिया बॉक्स। नाउ दिस इज S1 S2 सरफेस, आप इसको ग्राउंड भी बोल सकते हो, और ये है S1 सरफेस। अभी समझ गए या नहीं? सरफेस समझ Yes, गए? sir. और ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स इज मूविंग ऑन दिस सरफेस, मतलब ये जो बॉक्स है ये आगे जा रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड कैसा आएगा, पीछे आया ना? अरे समझ गए या नहीं? आप इसको ग्राउंड भी बोल दो। Yes, sir. मैं यहाँ पे इसको क्या बोल दूं कि भाई ये क्या है, ग्राउंड है, बॉक्स ग्राउंड में आगे की तरफ सरक रहा है। तो ये जो सरफेस S1 की हम बात कर रहे हैं, इसकी ये जो सरफेस है पूरी इतनी यहाँ की, ये सरफेस S2 के ऊपर आगे स्लाइड हो रही है, और जो S2 सरफेस है S1 के ऊपर, अब यहाँ पे ऊपर मत बोलना, ऊपर मतलब इस सरफेस पे S1 पे ये पीछे स्लाइड हो रही है इसके रिस्पेक्ट में। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? Yeah. देख ये दो सरफेस दिख रहे हैं कांटेक्ट में, दोनों बुक है मेरे पास में, बोथ आर एससीबी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। अभी जैसे ये दो बुक हैं, मैंने इस तरह से लिया, अब मैं ऐसा स्लाइड कर रहा हूँ, कौन सा सरफेस किसके ऊपर मूव हो रहा है बता जरा, ऐसा बोल सकते हो क्या? चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे। हाँ ये जो पार्ट 1 है पार्ट 2 के ऊपर, लेकिन अगर तुम पार्ट 2 से बोलोगे तो ये भी तो मूव हो रहा है ना, ये दोनों मूव हो रहे थे। दोनों मूव हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव हो रहा है ना। हेलो, जी सर। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मूव हो रहा है या ये मूव हो रहा है, आप बोलोगे कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव हो रहा है, ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक ही मूव हो रहा है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव हो रहा है। हाँ, लेकिन जब हम ग्राउंड पे या फिर फर्श में पलंग को खींचते हैं तो फर्श मूव नहीं होता ना भाई आपका, सिर्फ पलंग नो मूव सर। होता है। बात समझ गए? तो लेकिन यहाँ पे जो फर्श है आपका या जो ग्राउंड है, इसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ऐसा दिखता नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके फ्रेम से देखें या फिर यहाँ पर से ऑब्जर्व करें, इस पे बैठ के ऑब्जर्व करें हम यहाँ पे, तो हमें ये लगेगा कि S2 पीछे जा रहा है, और हम नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि S1 किधर जा रहा है, सामने की तरफ जा रहा है। अभी समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए? ये जो बताया मैंने रिलेटिव मोशन, समझ गए ये? तो S1 is moving
forward with respect to S2 and S2 is moving backward with respect to S1. अभी क्लियर हो गया कि अभी भी डाउट है कुछ? S1 S2 के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है और ये जो S2 है नीचे का ये S1 के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है और ये जो सरफेस है आपकी ये रफ सरफेस है तो यहाँ पे देख ये कैसा जा रहा है आगे जा रहा है इसके ऊपर तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे लगेगा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन F ऑफ के किस पे 1 पे किसके कारण 2 के कारण और इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा सामने की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे लग रहा है 2 पे किसके कारण लग रहा है 1 पे अभी समझ गया 1 के कारण तो ये जो फोर्स लिखा हूं मैंने ये बेटा ग्राउंड पे लिखा हूं और ये वाला जो फोर्स लिखा है ये किस पे लिखा है बॉक्स पे लिखा है अभी समझ गए या नहीं हेलो अरे समझ गए या नहीं आप इसको बॉक्स लिख दो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स आप ऐसा भी लिख सकते हो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू आप ऐसा लिख दो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स और ये वाले जो फोर्स है इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड ये वाला जो अभी क्लियर हो गया कि नहीं अभी भी कोई डाउट है हेलो अभी क्लियर हो गया अभी भी डाउट है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ गए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ गए दोनों मतलब देख कांटेक्ट में एक सरफेस थोड़ी रहेगी दो सरफेस आएंगी ना कांटेक्ट में हमेशा ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में तो अगर ये एक्शन है तो ये वाला फोर्स क्या रहेगा रिएक्शन रहेगा ठीक है तो मैं अगर मान लो इसको क्या बोल दो कि भाई ये एक्शन फोर्स है सो व्हाट इज दिस इज द रिएक्शन फोर्स ये रिएक्शन फोर्स है अब ऐसे ही यहां पर नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1/2 या फिर नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड ऐसे ये आ गया यहाँ पे दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2/1 या नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स तो अगर आप इसको क्या बोल रहे हो कि भाई ये एक्शन है तो ये वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा आपका रिएक्शन हो गया और अगर इसको एक्शन बोलते हो तो ये रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि एक्शन किसको बोलना है रिएक्शन किसको बोलना है ये हमारी चॉइस होती है समझ गए हेलो अरे भाई हाँ या ना जवाब दो जल्दी से समझ गए या नहीं ठीक है यस सर तो ये जो बॉक्स है ये S1 के ऊपर आगे स्लाइड हो रहा है और जो S2 है या ग्राउंड है ये बॉक्स के रिस्पेक्ट में पीछे स्लाइड हो रहा है ठीक है अब ये नहीं कि भाई ग्राउंड पीछे स्लाइड होता है अपन नॉर्मली जो देखते हैं ना कि भाई जैसे हम पलंग खिसका रहे हैं या सोफा खिसका रहे हैं या फिर हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो ग्राउंड थोड़ी खिसकता हमारी गाड़ी खिसकती है उसमें उसका रीजन ये है कि भाई इसका साइज बहुत बड़ा है तो वो हमको ऑब्जर्व नहीं होता डायरेक्टली वैसा समझ गए या नहीं क्लियर हो गया कि नहीं इसलिए मैं ये बोल रहा था कि भाई एक बुक को मैं दूसरे के ऊपर अगर यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूं देखो अभी तो आप क्या बोलोगे कौन सी बुक स्लाइड हो रही कौन सी स्लाइड हो रही है ऊपर वाली ऊपर वाली स्लाइड हो रही है यस नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर के रिस्पेक्ट में देखो अभी तुम नीचे को फिक्स कर लिए तो ऊपर वाली स्लाइड होते हुए दिखेगी और अगर आप अपनी नजर को एक में नीचे शिफ्ट कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि ये नीचे वाली मूव हो रही तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव होती ना भाई एब्सोल्यूट नहीं होता कोई भी मोशन कैसा होता हमेशा रिलेटिव होता है अभी क्लियर हो गया हेलो क्लियर हो गया बेटा यस सर तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही समझ गए डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा और ग्राउंड पे सामने लगा अभी क्लियर हो गया कि डाउट है अभी भी कुछ इस पे अरे क्लियर हो गया डाउट है ओके अब इसमें एक और बात है ग्राउंड
बॉक्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है बताओ जरा, ग्राउंड बॉक्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड बॉक्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, हाँ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल, और ये नहीं लगा रहा है क्या, ये फ्रिक्शन लगा रहा ना सर। लगा रहा है। तो एक कंफ्यूजन होती है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन बॉक्स। तो हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल को सोचते हैं। अगर फ्रिक्शन लग रहा है हाँ। तो ग्राउंड फ्रिक्शन भी लगाएगा, तो ये दो फोर्स का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो ग्राउंड बॉक्स पे लगाएगा, और बॉक्स ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दैट इज फोर्स exerted by ground on box। ग्राउंड बॉक्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो दिस इज आर, ये किस पे लग रहा है, बॉक्स पे, किस पे लग रहा है, ग्राउंड का, एंड दिस इज एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड प्लस फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड, इन दोनों का सम है या रिजल्टेंट है। तो ये जो फोर्स है ये कौन सा है, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फोर्स है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो ग्राउंड बॉक्स पे ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ये भी और ये भी। हम mg की बात नहीं कर रहे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन mg क्या है, वेट है, जो कौन लगा रहा है, इस पे अर्थ लगा रहा है। हम यहाँ पे सरफेस की बात कर रहे हैं, ये दोनों सरफेस एक दूसरे पे इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर वर्ड ये है कि सरफेस वर्ड हम यूज करें, ग्राउंड यूज ना करें, ग्राउंड में तो फिर अर्थ भी आ जाएगा। तो ये जो सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, ये बॉक्स पे या इसकी जो सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस, इस पे दो फोर्स लगा रहा है, एक N12 और एक F12। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो मैंने ये लिखा है यहाँ पे। बात समझ गए, क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट अभी, अरे क्लियर हो गया, डाउट है कुछ, ठीक ठाक है सर, ठीक ठाक है, मतलब समझ गया। समझ गया, ओके। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। अब मुझे लग रहा है कि आपको जो डायरेक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखना वो समझ में आ गया होगा। 1 मिनट रुक जाओ अभी। अब यहाँ पर एक और टर्म मैं लिख दूं, देख ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, इनकी वैल्यू तो सेम ही होती है, इनका मैग्नीट्यूड N12 या नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स, ये मैग्नीट्यूड बराबर, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर, ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अभी समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए या नहीं, हेलो समझ गया बेटा, अरे इतना हाँ जी सर। जो लिखा है वो पूरा समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी यस सर। सर। यस सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लिटिल बिट। तो अब हम बात करने की भाई इसकी वैल्यू कैसे लिखना है, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कैसे लिखना है, या इसकी वैल्यू कैसे लिखना है। तो पेज नंबर 3, अब मैं इनको मिटा देता हूं यहाँ पे, दिस इज पेज नंबर 3। ठीक है, अब हमको वैल्यू लिखना है इनकी, नॉर्मल की वैल्यू, ये जैसे ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है।
मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, ये कांस्टेंट आ गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो व्हाट इज म्यू के हियर? म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ये कैसी क्वांटिटी है? म्यू के एक्चुअल में अगर रेशियो देखोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है. ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस. आल्सो म्यू के डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पेयर ऑफ कांटेक्ट सरफेस. कांटेक्ट सरफेस के पेयर पे, मतलब S1 और S2 किस नेचर के हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा. मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्वेश्चन में गिवन रहेगी कि इस पेयर के लिए म्यू के कितना लेना है, तो ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करेगा कि सरफेस का नेचर कैसा है. समझ गए? जैसे बिल्कुल न्यू टायर है, तो न्यू टायर रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग लगेगा. फिर टायर घिस गए तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बदल जाएगी. समझ गए? जैसे मान लो यहाँ पर मेरे हाथ में ये डस्टर है, इधर पे फोम है और इधर पे वुड है, तो फोम और व्हाइट बोर्ड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन अलग आएगा, वुड और व्हाइट बोर्ड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग रहेगा. ठीक है? तो इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पेयर ऑफ कांटेक्ट सरफेस. एंड एक और बात, ये जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता ये. ठीक है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ पे एक टर्म और लिख दूं मैं, इट मतलब म्यू के does not depend on, म्यू के does not depend on velocity and area of contact. कांटेक्ट में कितना एरिया, उस पे भी डिपेंड नहीं करता ये. ठीक है? और वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है कि वेलोसिटी कितनी है. तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि इस पेयर का नेचर क्या है, यहाँ पर जो कांटेक्ट सरफेस आपने लिए वो किस तरह की लिए हो, उस पे डिपेंड करेगा. मतलब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है. मतलब जो कोफिशिएंट है या ये कांस्टेंट हम जिसको बोल रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसा नहीं है, ये अलग अलग पेयर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आती है, तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है. एंड म्यू के डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट. एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जैसे वुड और व्हाइट बोर्ड के बीच में कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. ठीक है? तो यहाँ पर ये इतना पूरा एरिया, उसके लिए भी म्यू के उतना ही रहेगा, और अगर आप तिरछा करके ले रहे हो तो भी उतना ही रहेगा, और ऐसे में भी उतना ही आएगा. यहाँ पे फोम कंसीडर नहीं करना, नीचे वाली सिर्फ वुड कंसीडर करना, तो ये वुडन के लिए वैसे ही रहेगा. फिर समझ गए या नहीं? तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा और वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा. तो ये टर्म है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि भाई जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल के. मतलब ये जो फोर्स है ये इसके प्रोपोर्शनल है, और ये जो फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये इसके नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है. समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? Yes, sir. ठीक है. सो टेक द स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी इस पे हमने लिखा कि एफ के 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? म्यू के एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 2. तो अगर ये वाला फ्रिक्शन आप लिख रहे हो तो इसका ये नॉर्मल लेना, और इसको अगर लिख रहे हो F21
तो ये रहेगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2/1। तो इस पेयर के लिए यहां पर के लिए मतलब ये जो कांटेक्ट सरफेस है यहां पर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ के लिए भी वही यूज करोगे, यहाँ के लिए भी वही यूज करोगे। अब आप बोलोगे सर ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, इनकी वैल्यू तो सेम होती है, तो फिर आपने अलग अलग क्यों लिखा? बिल्कुल सही, लेकिन आप मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने ऐसा लिखा कि अगर आप ये फ्रिक्शन लिख रहे हैं तो यही नॉर्मल लेना, ये फ्रिक्शन लिख रहे हैं तो यही वाला उसका नॉर्मल लेना। हाँ, ये बात अलग है कि भाई ये दोनों भी आपस में बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर है, एक्शन एंड रिएक्शन के, ठीक है। एंड आल्सो आप यहाँ पे विदाउट प्रूफ Fk21 and Fk12 both are same, and normal reaction on 2/1 and normal reaction on 1/2 are also same। तो ये जो वैल्यू है ये सेम है, लेकिन अब जैसे मान लो आपको ये फ्रिक्शन निकालना है, ग्राउंड पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये निकालना है, तो आप ग्राउंड पे फ्रिक्शन कभी निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ग्राउंड पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये निकालना बहुत टीडियस वर्क होता है। तो आप क्या करोगे, फ्रिक्शन किस पे कैलकुलेट कर लो? बॉक्स पे। तो बॉक्स पे जो फ्रिक्शन लग रही है वही ग्राउंड पे आएगी। जैसे स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स कितनी है ये निकालने के लिए आप स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन नहीं करते, उससे कनेक्टेड बॉडी पे कैलकुलेशन करते। तो कनेक्टेड बॉडी पे जो टेंशन फोर्स आता है वही किस पे रहता है? स्ट्रिंग पे रहता है, ठीक है। तो अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया ये वाला फोर्स, तो ये भी कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस किया पूरा। सो दिस इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, ये जो म्यू के है ना, ये सिर्फ इतनी जगह के लिए नहीं है, ये पूरे कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए। ये जैसे स्लाइड होते होते आगे भी जाएगा तब भी इसकी वैल्यू वही रहेगी जब तक सरफेस का नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। 1 मिनट। पेज नंबर 3 है कि 4 है ये? इट इज 3 और 4? 4। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Done, sir. अब मैं मिटा दूं इसको, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। Now this is page number 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स को रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज 0.4, और इधर पे एक फोर्स F लगाए आपने 50 न्यूटन का। बॉक्स का मास है 5 kg एंड इसमें आपको G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। एंड नाउ दिस बॉक्स इज स्लाइडिंग ओवर दिस सरफेस, और ये आप इसको ग्राउंड बोल लो, और ये फोर्स आपने 50 न्यूटन का लगा दिया, और इसके कारण ये जो बॉक्स है ये वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। समझ गए या नहीं? इस फोर्स के कारण ये जो बॉक्स है ये ग्राउंड पे मूव कर रहा है, तो इसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। सो इट इज वेरी सिंपल। देखो बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स आ गए? ये बन गया नॉर्मल, ये पीछे हो गया इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया इस पे mg, ठीक है। अब सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए सिंस नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg, एंड मास इज 5 kg into 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज 50 न्यूटन
दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज 0.4 इनटू 50. सो सॉल्व करने पे कितना आ गया? इट इज 20 न्यूटन. काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे कितने का लग रहा है? 20 न्यूटन का. ये कितने का सामने? 50 न्यूटन. तो ये जो बॉक्स है बेटा ये आगे की तरफ एक्सीलरेट होगा. तो न्यूटन्स लॉ कैसे लिखोगे आप? न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कैसे लिखोगे? नॉर्मल ने mg को कैंसिल कर दिया, लेकिन इस f ने इसको कैंसिल कर पाया क्या? नहीं, ये ज्यादा है, तो इसलिए ये बॉक्स आगे की तरफ या फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है. तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिखोगे यहाँ पे? नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ से क्या आ जाएगा यहाँ पे? F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो इट इज 50 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन. मैंने न्यूटन के लिए ना जो सिंबल यूज कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में मैं न्यूटन के लिए सिंबल एनटी यूज कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल के लिए भी सिंबल हम एन लिख रहे थे. दिस इज द न्यूटन एक्चुअली. ठीक है. एंड इक्वल्स टू 5 kg इनटू एक्सीलरेशन. तो सॉल्व करने पे ये कितना बचा यहाँ पे? 30 is equals to 5a. So acceleration will be 6 meter per second square. समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हाँ, समझ गए? कैलकुलेशन देख लो, रुका Yes, sir. समझ गए. कैलकुलेशन देख लो. Now this is page number 6. Find acceleration and distance covered by block before come to rest. And यहाँ पर भी आप g की वैल्यू कितनी ले लेना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना. एंड ये सिचुएशन आपने कई बार देखा होगा. जैसे सपोज दिस इज द स्मूथ सरफेस, स्मूथ बोल रहा हूँ, ये रफ सरफेस है एक. दिस इज द रफ सरफेस और यहाँ पे आपने एक बॉक्स रख दिया इस तरह से. इस बॉक्स का मास है 2 kg और इसको इस डायरेक्शन में एक इंपल्स देकर छोड़ दिया, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड है. ये है t इक्वल्स टू 0 पे. ठीक है, इंपल्स दी मतलब ये वेलोसिटी ये वाले डायरेक्शन पे, फोर्स नहीं लग रहा है. ये दिस इज नॉट द फोर्स, बट ये इस डायरेक्शन में बॉक्स ग्राउंड के ऊपर 16 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. ठीक है, ये वाले डायरेक्शन पे ये मूव हो रहा है बॉक्स, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम इस पे, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बॉक्स और ग्राउंड के बीच में, इट इज 0.4. ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. तो ये बॉक्स कितनी दूर चलने के बाद रुक जाएगा? अब ये कैसे सोचोगे कि भाई ये जो सरफेस है ये रफ है या स्मूथ है? बताओ जल्दी से. यहाँ पर तो लिखा नहीं है रफ या स्मूथ, तो कैसे आप? रफ है क्योंकि ये लिखा हुआ है म्यू के इज इक्वल टू 0.4, ये लिखा है. तो यहाँ पे आपको अब इसको स्मूथ या रफ लिखने की जरूरत नहीं है. रफ है मतलब इसमें फ्रिक्शन लगेगा. और ये सिचुएशन कैसी आई कि भाई आपने बॉक्स रखा और किसी तरह से यहाँ पे इसको आपने स्पीड दे दिया, जैसे फुटबॉल रखी होती है, आपने किक मारे, या मान लो कोई कागज का, अब तुम चेयर पे लात मत मारना, चेयर भी पैर में भी चोट आ सकती. मान लो जो कागज का बॉक्स है एक हल्का जो रहता है, उसमें आप किक मारोगे तो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है. तो वैसी ही सिचुएशन है. मान लो ये कोई बॉक्स है 2 kg का, इसको किसी तरह से हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी है t इक्वल्स टू 0 पे. इसकी वेलोसिटी कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो ये आगे चल के कहीं पर जाके रुकेगा.
तो कितनी दूर चल के रुकेगा ये कैलकुलेट करना, और बॉक्स में एक्सीलरेशन कितना ये भी कैलकुलेट करना। एक्सीलरेशन दिया नहीं है यहाँ पे। काइनेमैटिक्स में जब हम इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ये नहीं होता था, उसमें एक्सीलरेशन दिया होता था और आप कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पे अब एक्सीलरेशन दिया नहीं है, ये आपको निकालना है। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना, मतलब फोर्सेस लिखना पहले। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है इस पे? एक हो गया इसका वेट mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और इस पे पीछे की तरफ हो गया ये काइनेटिक फ्रिक्शन। पीछे की तरफ आएगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन, इस पे आया ना? जवाब दो। यस सर। है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना। तो बॉक्स का एक्सीलरेशन कैसे कितना होगा? ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा है बॉक्स पे? पीछे। कौन सा है नेट फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसके कारण ये बॉक्स एक्सीलरेट होगा। कौन से डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा? ये पीछे की तरफ, क्योंकि नेट फोर्स पीछे रह रहा है भाई, जबकि इनिशियल वेलोसिटी सामने है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिटार्डेशन। तो कैलकुलेशन तो एक्सीलरेशन का हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी के कारण आप उस एक्सीलरेशन को क्या बोलोगे कि ये रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा? सिंस काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर हो गई? mg। यहाँ पे mg के बराबर, जरूरी नहीं कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर हो, यहाँ पे नॉर्मल mg के बराबर है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल mg के बराबर हो। ध्यान रखना, एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, नॉर्मल में डायरेक्ट mg सोचते, नहीं भाई, यहाँ पर mg के बराबर है नॉर्मल इस सिचुएशन में, या इस तरह की जो सिचुएशन होती है। ठीक है, तो नॉर्मल जरूरी नहीं है कि mg के बराबर हो। क्लियर हो गया? यहाँ पे नॉर्मल mg के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हवा में उड़ के तो जा नहीं रहा कहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है, इसलिए नॉर्मल यहाँ पर mg के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस नॉर्मल इज इक्वल टू mg, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय दिस। और हमने अगर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दें यहाँ पे, नाउ बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कौन सा है यहाँ पे? काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू के इनटू mg इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो m से m कट गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन? म्यू के इनटू g। अब ये वैल्यू है 0.4 और g की वैल्यू 10 है, तो इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या आ गया इसमें? एक्सीलरेशन आ गया। किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? बैकवर्ड डायरेक्शन पे भाई। इसमें पीछे की तरफ एक्सीलरेशन आया, कितने का आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और वेलोसिटी सामने की तरफ है, तो क्या होगा? ये बॉक्स कुछ दूर चल के रुक जाएगा। अभी समझ गए इतना या नहीं? तो आपने एक्सीलरेशन भी निकाल लिए, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो अब ये जो बॉक्स है इधर रिटार्ड होते होते यहाँ कहीं पे आके फाइनली कुछ देर बाद, ये टाइम भी हमें नहीं पता, ये रुक जाएगा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमें कैलकुलेट करना है भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना है। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आप काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। फाइनल टाइम कैसे निकालोगे? कितने टाइम बाद रुकेगा? कौन सी इक्वेशन लगा दोगे टाइम के कैलकुलेशन के लिए? हाँ, टाइम के v = u plus v इक्वल्स टू u प्लस 80। हाँ, उससे क्या निकल जाएगा? टाइम। और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80, से क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से हो गया? डन सर। डन। तो अब आपको, अब यहाँ पे हम बाकी जो कैलकुलेशन है वेलोसिटी और इसका, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो टाइम का कैलकुलेशन यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 16, एक्सीलरेशन इज -4 into p।
अब ये बताओ मैंने यहाँ -4 क्यों लिखा जबकि यहाँ तो 4 आया है, बताओ। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पीछे है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सामने है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा इक्वेशन में ये माइनस साइन। तो कैलकुलेट करने पे t की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकंड। अब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, तो डिस्प्लेसमेंट इट इज इनिशियल वेलोसिटी 16 into 4 प्लस हाफ ऑफ कितना आ गया एक्सीलरेशन इज -4 into t स्क्वायर मतलब आपका आ गया 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा, दिस इज 64 minus 32 and what is the answer, it is 32 मीटर, मतलब 32 मीटर चलने के बाद ये रुक जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. यस सर। काइनेमैटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन कर रहे थे विदाउट नोइंग इट्स काउजेस। यहाँ भी मैंने काइनेमैटिक्स इक्वेशन का यूज किया, लेकिन एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। समझ गए? किसके कारण एक्सीलरेशन आया? अरे समझ गए या नहीं? तो काइनेमैटिक्स एंड पार्टिकल डायनामिक्स में यही फर्क है। डायनामिक्स का मतलब ये हो गया कि किसके कारण मोशन हो रहा है वो भी जानना होता है। काइनेमैटिक्स में मोशन किसके कारण हो रहा है उसको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ये बस कैलकुलेट करते हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कैलकुलेट किया हमने 8 न्यूटन का, जब तक बॉक्स रुकेगा नहीं तब तक इतना ही रहेगा, उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। ठीक है, यस सर। यहाँ पे मैंने सरफेस का नेचर नहीं बदला हूं, तो ये बॉक्स जब तक रुक नहीं रहा तब तक ये वैल्यू इतनी है। ठीक है, और अगर ये नहीं भी रहेगा तब भी इतनी दे दिया तो वो फिक्स है, वो वैल्यू हम अभी नहीं बदल सकते उसको। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूं तो फिर ये म्यू के की वैल्यू बदल जाएगी ऑयल और ये वाले सरफेस के लिए। समझ गए या नहीं? ऑयल की जगह आप पानी डाल दो तो फिर म्यू के की वैल्यू बदल जाएगी। सर ठीक है, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा ना? हाँ, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, मतलब म्यू के की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर मान लो आपने और गिट्टी डाल दी यहाँ पे सरफेस पे तो इसकी वैल्यू और चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर आपने इसके पहले जो क्वेश्चन लिए थे उसमें भी 0.4 लिए थे और यहाँ भी 0.4 लिए, वो मैंने वैसे ही लिया है। कहीं 0.45 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, कोई भी हो सकता है सर। ठीक है, समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। बाय सर। ओके।